हाय एवरीवन। मेरा नाम है महेश चंद्र और हम इस लेक्चर में करने वाले हैं पूंजीगत भुगतान एवं आगम भुगतान क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं कैपिटल पेमेंट क्या होता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूंजीगत भुगतान। तो चलिए शुरू करते हैं। पूंजीगत भुगतान यह पूंजीगत व्यय की वह राशि यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो बड़े अमाउंट में होता है, जो हम एक बार खर्च कर देते हैं तो उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देता है, यानी आने वाले कई वर्षों तक हमें प्रॉफिट देता है। तो क्या मतलब है? पूंजीगत व्यय की वह राशि जिसका भुगतान किया जा चुका हो, यानी कि ऐसा कैपिटल पेमेंट जिसको हम पहले ही खर्च कर चुके हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा जिसको हम पहले ही कर चुके हैं, पूंजीगत भुगतान कहलाती है। यानी कि हमने कोई ऐसा पेमेंट कर दिया जिसका हमें प्रॉफिट आने वाले कई वर्षों तक मिलने वाला है, तो वो क्या होगा? पूंजीगत भुगतान होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात क्या है, जैसे यदि मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए की कोई मशीनरी परचेज की, तो जो 1 लाख रुपए जो है वो तो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या है? 60,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका हो। अब जो 60,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका हो, तो ऐसी स्थिति में पूंजी व्यय की राशि 1 लाख। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होगा? जो टोटल अमाउंट होगा, यानी कि 1 लाख जो हमें टोटल देना था, उसमें हमने कितने का पेमेंट कर चुके हैं? हम कर चुके हैं पेमेंट इसमें से 60,000 रुपये का। 60,000 का जो हम पेमेंट कर चुके हैं, तो वो 60,000 रुपये क्या होगा? हमारा कैपिटल पेमेंट, यानी कि जो खर्चा हमारी जेब से हो चुका है। अच्छा, जो टोटल होना था वो तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। लेकिन जैसे कि मशीन की कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट थी इसकी 1 लाख रुपये। अब 1 लाख रुपये कॉस्ट थी, उसमें से हमने पेमेंट कितना कर चुके हैं? हम कर चुके हैं 60,000 रुपये का। तो जो 60,000 रुपये अमाउंट होगा वो कैपिटल पेमेंट कहलाएगा। उसके बाद है आगम भुगतान क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेवेन्यू पेमेंट। आगम व्यय का वह भाग जिसका भुगतान किया जा चुका हो। देखो वहाँ पे भी यही बात थी कि कैपिटल पेमेंट की वह राशि जिसका पेमेंट हम कर चुके हैं। पेमेंट कितने का कर चुके थे हम? यहाँ पे 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये का हम पेमेंट कर चुके थे, तो ये 60,000 रुपये जो अमाउंट था हमारा, वो क्या कहलाएगा? पूंजीगत भुगतान। ऐसे ही यहाँ पर है, जो अब देख जो जैसे दो खर्चे होते हैं ना, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। वहाँ पे किसकी बात हो रही थी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की। यहाँ पे किसकी बात होगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, यानी कि आगम व्यय की। आगम व्यय में से अब देखो वहाँ पे 1 लाख में हम 60,000 रुपये का भुगतान कर चुके थे, तो 60,000 रुपये हमारा जो है कैपिटल पेमेंट था। यहाँ पे हम क्या है, किसी वस्तु के उत्पादन पर कर देने अधिकारी ने, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने 20,000 रुपये दे कर का निर्धारण किया। यानी क्या कहते हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट था, उस पर जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर ने कितना टैक्सेबल अमाउंट निकाला, जो कि 20,000 रुपये। 20,000 रुपये जो हमारा टैक्स का अमाउंट था, उस पर 8,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका हो। अब देखो 20,000 रुपये हमारा टोटल टैक्स बन रहा था। 20,000 रुपये टोटल टैक्स बन रहा था, इसमें हमने 8,000 रुपये का भुगतान कर दिया। तो जो 8,000 रुपये का भुगतान कर दिया वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा आगम भुगतान होगा, है ना। जो 8,000 रुपये का हम पेमेंट कर चुके हैं वो तो आगम भुगतान होगा। आगम भुगतान कौन सा? 8,000 रुपये। अब जो टोटल अमाउंट बन रहा था वो क्या था हमारा? वो था आगम व्यय, यानी कि जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ऐसे ही वहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे, तो दोनों में क्या बात है, जैसे कि मानो हम जो पेमेंट कर चुके होंगे, जो पेमेंट हम कर चुके होंगे एडवांस में, वो जो है वो कैपिटल पेमेंट होगा। ऐसे ही रेवेन्यू पेमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगम भुगतान की राशि 8,000 रुपये होगी, यानी भुगतान पेमेंट की राशि 8,000 रुपये होगी। और खर्चे की टोटल कितनी होगी? खर्चा तो हमारा 20,000 रुपये बैठा ना, हमारी जेब से कितना खर्च होने वाला? 20,000 रुपये। उसमें से खर्च कितना हो चुका? जितना खर्च हो चुका एडवांस में, यानी कि जितना हम पेमेंट कर चुके हैं, वो क्या होगा हमारा? रेवेन्यू पेमेंट। उसके बाद है कैपिटल लॉस, यानी कि जिसको बोलते हैं पूंजीगत हानि। पूंजीगत हानि बोलते हैं। अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं। स्थायी संपत्तियों से होने वाली पूंजीगत हानि कहलाती है, यानी कि फिक्स एसेट से। मान लीजिए कोई हमने मशीनरी परचेज की थी, कोई हमने फर्नीचर परचेज किया था, उस पर
जो क्या है डैमेज वगैरह हो गया वो या एक्सपायर्ड हो गया तो उस पे जो हमें लॉस होगा उसके उस पे जो हमें लॉस होगा वो। दूसरे शब्दों में स्थायी संपत्ति का विक्रय मूल्य, उसकी मूल लागत से कम होने का अंतर। मान लीजिए हमारी कोई मशीनरी हमने परचेज की थी, उस मशीनरी का जो है वो कितना था अमाउंट, 50,000 रुपये मान लीजिए, है ना, 50,000 रुपये था। अब क्या है कि मूल लागत 50,000 रुपये थी। अभी वो 2 साल बाद इसकी कीमत कितनी रहेगी, मान लीजिए 2 साल बाद उसकी कीमत रहेगी 35,000 रुपये। 35,000 रुपये रह गई तो ये 15,000 रुपये का जो हमें लॉस हुआ वो क्या लॉस क्या कहलाएगा हमारा, वो लॉस कहलाएगा हमारा कैपिटल लॉस, है ना, जो हमें फिक्स एसेट्स पे हुआ है, यानी कि मशीनरी की जो कीमत घट के बाद में कम रह गई तो वो क्या कहलाएगा हमारा अंतर की राशि, है ना, अंतर की राशि क्या कहलाएगी, कैपिटल लॉस। अथवा कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों को उनके अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचने पर। मान लीजिए 100 रुपये मूल्य का शेयर था, 100 रुपये मूल्य का एक शेयर था और उसकी प्राइस कितना था, 100 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, तो ये मान लीजिए 1,000 हो गया, है ना, 1,000 रुपये था। अभी क्या किया हमने, अंकित मूल्य से कम, अंकित मूल्य कितना था इसका, 10 रुपये। हमने क्या किया, 100 शेयर को 9 रुपये के हिसाब से इशू कर दिया तो वो कितना आएगा, 900 रुपये। तो 100 शेयर का हमें क्या यहाँ पे लॉस हो गया। जो लॉस हो गया हमको वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल लॉस। ठीक है, तो वो क्या पूंजीगत हानि कहलाएगी, निर्गत होने वाली, है ना। इसके जैसे स्थायी संपत्तियों को विक्रय से हानि, मान लीजिए हमने कोई फिक्स एसेट्स सेल कर दी, जैसे कि मशीनरी हमने सेल की, उस पर मान लीजिए मशीनरी की कीमत थी 5 लाख रुपए, हमने कर दी सेल 4 लाख रुपए में ही, तो वही 1 लाख रुपए का क्या है, हमें कैपिटल लॉस हो गया। अंशों में ऋण पत्रों का निर्गमन पर हानि, मान लीजिए हमने क्या किया था, अभी यहाँ पे 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू कर दिया था, तो वो भी हमारा जो है वो कैपिटल लॉस हुआ था। ऋण पत्रों को शोधन पर दिया जाने वाला प्रीमियम, मान लीजिए हमने 10 रुपये का शेयर, 10 रुपये मूल्य का शेयर और हमने कितने पे दे दिया, 11 रुपये पे, तो 1 रुपये का हमारी जेब से भी ये जो है वो लॉस हो गया, है ना, वो वाली राशि। उसके बाद क्या है, भवन के वज्रपात से होने वाली हानि, मान लीजिए क्या क्या हमने कोई बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग मान लीजिए उसकी जो लाइफ थी वो 100 ईयर थी, 100 ईयर के बाद क्या हुआ, वो ख़राब हो गया या उसको एक्सपायर्ड हो गया, या मान लीजिए कोई डैमेज हो गया कुछ उसमें, तो उसके उस पे जो हमें हानि हुई, मान लीजिए हमने 1 करोड़ रुपये खर्च किया था उसमें, 1 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद अब क्या वो उसकी लाइफ पूरी हो गई, तो उसके बाद अब वो उतने कीमत का नहीं रहा या वो टूट फाट हो गई उसमें, तो वो जो लॉस होगा हमारा, तो वो कौन से लॉस कहलाएंगे, हमारे कैपिटल लॉस। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आगम या आयगत रेवेन्यू। अब वहाँ पे हमने क्या किया था, कैपिटल लॉस, यहाँ पे क्या करने वाले हम, रेवेन्यू लॉस क्या होता है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। व्यापारिक माल के क्रय विक्रय, अब मान लीजिए डेली बिजनेस में जो होते रहते हैं, यानी कि हर स्टेप पे होते रहते हैं व्यापारिक माल के क्रय विक्रय। मान लीजिए कोई हम प्रोडक्शन करते हैं, कोई प्रोडक्शन हम करते हैं, तो उसके जो हमें माल सेल करने पे जो हमें हानि हो गई या परचेज करने पे हानि हो गई, हमें सामान्य व्यापारिक व्यवहारों से उत्पन्न हानि, यानी कि जो डेली बिजनेस में होते रहते हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, जैसे कि मान लो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जैसे जो फुटकर में कर रहे हैं, मान लीजिए ना, फुटकर में कर रहे हैं, तो उससे क्या उस पर जो हमें हानि होगी वो कौन सी हानि होगी, हमारी रेवेन्यू लॉस होगा, है ना, आयगत हानि होगी, आयगत हानि कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह देख लेते हैं, जैसे कि बोल रखा है यहाँ पर, व्यापारिक माल के क्रय विक्रय से माल की लागत एवं उससे संबंधित व्यय अधिक होने पर। मान लीजिए कोई प्रोडक्शन यानी कोई प्रोडक्ट का प्राइस जो था वो 100 रुपये था, यानी कि 100 रुपये बिकने वाला था वो, और हमारी कॉस्ट हमारी जेब से कितना खर्च हो गया, मानो जैसे कि 100 रुपये उसका प्राइस था, 100 रुपये से ज़्यादा में वो बिकने वाली नहीं है, और हमारा जो खर्चा हो गया, मान लीजिए हमने हमारे पास से जो कॉस्ट है वो कॉस्ट खर्च हो गई हमारी जेब से 110 रुपये। तो क्या हुआ यहाँ पे, 100 रुपये की कोई चीज़ बिकने वाली थी और 110 रुपये हमारे उसमें खर्च हो गए, तो वो कौन सा लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस होगा वो, है ना। अतिरिक्त की गई राशि जो वो आगम हानि कहलाती है। ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे व्यापार खाता में प्रदर्शित सकल हानि। अब क्या होता है, एक हमारा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट होता है, तो वहाँ पे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पे ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो उसमें भी क्या है, सकल हानि जो होगी, सकल हानि क्या कहलाती है हमारी,
रेवेन्यू लॉस, उसके बाद लाभानी खाता में प्रदर्शित शुद्ध हानि। उसके जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं उसके बाद क्या होता है, P&L अकाउंट बनता है। P&L अकाउंट में ऑफिस वगैरह के खर्चे आते हैं, उसमें जो होगा नेट लॉस और नेट प्रॉफिट दो होते हैं। उसमें जो नेट लॉस होगा हमारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो करने वाले हैं लेक्चर वो करेंगे हम कुछ ऐसे आगम यानी कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में रखते हैं। तो ये लेक्चर तो हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। थैंक यू सो मच।